Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 10th, फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, दो क्लास हो चुके हैं टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आपने मिस किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो मेरा YouTube चैनल में जाकर के उसको एक बार देख लें। और उसमें मैं बहुत ही सहज तरीके से उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। और अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो ये जो फ्यूचर टेंस है आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। और ये टेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और ये भाषा की मतलब एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आता है तो आप जो है स्पोकन इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पढ़ने उनको आता है, वे दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं और उनको समझ में भी आता है, लेकिन दिक्कत होती है बोलने की, वे बोल नहीं पाते हैं। बाकी बहुत सारा चीज लोग कर लेते हैं। अगर आपको टेंस में अच्छी पकड़ है तो आप अंग्रेजी बहुत जल्दी बोलने भी सीख जाएंगे। तो आज हम लोग यही करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगला स्लाइड में हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। और इसका क्वेश्चन टैग भी मैंने बता दिया है यहाँ। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैं बता चुका था। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बगैर हमको दिक्कत होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होता है आई, है ना, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है सब्जेक्ट वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में हो जाता है यू, सेकंड पर्सन में यू। और इसका प्लूरल भी हो जाता है, प्लूरल भी यू ही होता है, इसका प्लूरल भी यू होता है। फिर थर्ड पर्सन में होता है ही, सी और इट। और इसका प्लूरल होता है दे। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन में आई है, सेकंड पर्सन में वी है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट यू है और प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या तो व्यक्ति का नाम रख सकते हैं कि कमला हो गया, या तो नवीन हो गया, कोई लड़का या लड़की का नाम, और उनके बदले ही हम लोग ही और सी का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग जो कि कुछ जीवित चीजें भी होती हैं, या कोई बच्चे का नाम ही नहीं जानते हम लोग, या कौन लड़का है कि लड़की है हम लोग उसको नहीं जानते हैं, और इसीलिए सीधे हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दे दे मतलब बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन जिनका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, और उनके लिए भी हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग मतलब खड़े हैं, तो हम लोग उनका नाम नहीं जानते हैं, तो सीधे क्या बोलते हैं, हम लोग दे का प्रयोग करते हैं उनके लिए, उनके लिए दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला हम जो सबसे पहले तो रूल्स देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यही है सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई होता है और उसका प्लूरल वी होता है, सेकंड पर्सन में यू, उसका प्लूरल यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, और उसका प्लूरल जो होता है वो दे होता है। तो यही है सब्जेक्ट। और यही सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग हर एक का वाक्य बनाएंगे इधर।
तो देखो यहाँ जो रूल्स है वो दिया गया है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, यहाँ क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, और उसके बाद में इसको बोला जाता है सहायक क्रिया, सल या विल का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया सल या तो विल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ V1 है, V1 का अर्थ यहाँ मैंने पहला वीडियो में बताया था, यहाँ क्रिया का पहला रूप लगता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। इस वाक्य को हम एनालाइज करते जाएं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले जो है वो मेन वर्ब है, और ये क्रिकेट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ये सल प्ले हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं रहने से यहाँ जो COMP है, मतलब इसका अर्थ होता है कंप्लीमेंट, इसका अर्थ होता है कंप्लीमेंट। तो यहाँ इस वाक्य को हमने एनालाइज किया, आई शल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सल है हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले जो है ये प्ले है मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है वो, क्रिकेट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसका अनुवाद हो गया मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसी तरह से आगे देखते हैं, वी शल प्ले क्रिकेट, वी शल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। वी शल, तो यहाँ वी क्या है, सब्जेक्ट है। ये दोनों क्या हैं, दोनों फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं। वी शल प्ले क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। फिर यहाँ पर सेकेंड पर्सन, यू विल प्ले क्रिकेट, सेकेंड पर्सन, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, है ना, हिंदी में आप बोलते हैं। जब छोटा है उसको हम तुम बोलते हैं। तो उसी को जो हमारे सामने है और हम उसका नाम नहीं लेते हैं, अगर नाम लेंगे तो मतलब वो उसका वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो सामने हम उसको दिखा कि या उससे बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति हो जाता है यू। यू विल प्ले क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट खेलोगे, या तुम लोग क्रिकेट खेलोगे, इसका प्लूरल हो जाएगा तुम लोग क्रिकेट खेलोगे। और यहाँ ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। शी विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगी, शी विल प्ले क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलेगी। रोहित विल प्ले क्रिकेट, तो रोहित जो है व्यक्ति का नाम है, अगर रोहित के जगह में हम लोग सर्वनाम लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही लग जाएगा। तो रोहित विल प्ले क्रिकेट, रोहित भी क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। दे विल प्ले क्रिकेट, तो वे जो बहुत सारे लोग जिनका नाम नहीं जानते हैं, हम लोग उनके लिए क्या प्रयोग किया, दे का प्रयोग किए। दे विल प्ले क्रिकेट, वे भी क्रिकेट खेलेंगे। या तो एक से अधिक व्यक्ति हैं, या तो हम नाम जानते हैं लेकिन नाम लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो देखो हम लोग ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ दाहिने और बताया, इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ प्रयोग किए हुए हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सा सहायक क्रिया लगता है वो भी स्पष्ट है। क्रिया का सल और विल, ये दो सहायक क्रिया लगता है, सल और विल, और क्रिया का पहला रूप लगता है। तो यहाँ एक बात और गौर करने की है, एक बात और गौर गौर करने की, आप लोगों को एक बात और देखने की है कि ये जो आई के साथ अधिकतर विल का प्रयोग भी होता है, चलता है ये, है ना, आई विल, वी सल, या तो वी विल, ऐसा भी होता है। आई के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आई के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन नियमतः देखा जाए, अगर रूल के अनुसार देखा जाए, तो आई और वी के साथ सहायक क्रिया सल का प्रयोग होता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ करके यू है, ये यू है प्लूरल में, ही सी इट और दे, इनके साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन नियमतः होता है वो। लेकिन मान लो अगर हमको जोर देना है, आई विल प्ले मतलब मैं खेलूंगा ही, है ना, मैं खेलूंगा क्रिकेट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं खेलूंगा ही मतलब जिद करना या तो जोर देना, उस समय हम आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, कब, जब हमको जोर देना होता है किसी वाक्य को, और जब हम अपना बात रखना चाहते हैं जोर दे करके, तो वहां पर आई शल नहीं होता है, आई विल प्ले क्रिकेट। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर, पुस्तक में तो आई विल होता है या तो आई शल रहता है इस तरह से, तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो उस समय की स्थिति में आई विल का प्रयोग करते हैं। और इधर जो है ये क्वेश्चन टैग है, आप देख पा रहे हैं बहुत लोगों को नहीं आता है क्वेश्चन टैग भी बनाना। तो यहाँ पर आई शल प्ले क्रिकेट, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है, पॉजिटिव। इधर जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक सेंटेंस नहीं होता है, सकारात्मक वाक्य होता है इधर, तो इधर क्वेश्चन टैग जो है हमेशा नकारात्मक में होता है। तो देखो, शल और नॉट,
है ना। सल क्या है, सल और, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, सल और नट नोट का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है सांट। यहाँ पर ये सल हो गया, सल, और यहाँ पर नोट कर दिए, नोट। इतना अच्छा से तो नहीं बन रहा है। तो सल और नोट का छोटा रूप क्या है, सांट। सांट आई, क्या मैं नहीं खेलूंगा, है ना। इधर जब पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किसका रूप है, सल नोट का शॉर्ट फॉर्म में सांट पढ़ा जाता है, और इसी से सलवी, सांटवी। तो देखो हमेशा क्वेश्चन मार्क देना है जब हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, नहीं तो आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। सांटवी। यहाँ पर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट यू, वांट यू, और ही विल का वांट ही। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को जो है आखिरी में लिख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। वांट सी, वांट ही। देखो यहाँ पर वांट रोहित नहीं होगा, जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो नाम नहीं लिखते हैं, उसका प्रोनाउन ही लिखा जाता है, वांट ही। वांट रोहित लिखेंगे तो एक फिर गलत हो जाएगा। दे विल प्ले क्रिकेट, वांट दे, है ना। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वांट, और सल नॉट का शॉर्ट फॉर्म सांट। तो वही क्या हो जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग बन जाता है। अगर मान लो इधर नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे आई सल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो इधर सल आई हो जाता। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाता, सल आई हो जाता। वी सल नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाता, सल वी, है ना। जब इधर नेगेटिव होगा, बाएं तरफ का सेंटेंस नेगेटिव में होगा, तो दाहिने तरफ का जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम अगला स्लाइड में जाते हैं। इस बात को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहला तो था सिंपल फ्यूचर टेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। ये क्या है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, और जब स्पोकन इंग्लिश में आप सीखना चाहेंगे तो ये चीज जो स्ट्रक्चर है बहुत मायने रखता है, क्योंकि बात करना आपको इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से करना होता है। तो आप आसानी से बात करना भी मतलब सीख जाएंगे अगर स्पोकन इंग्लिश की क्लास लिया जाए तो ये रूल्स सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो वही होगा, सब्जेक्ट, जो कि मैंने पहला स्लाइड में पढ़ाया, सब्जेक्ट। फिर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें सल और विल है। सल और विल के बाद देखो नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नॉट लगा दिए। क्रिया का पहला रूप ही लगेगा, ऑब्जेक्ट या तो कंप्लीमेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो हमने पीछे देखा था आई शल प्ले क्रिकेट, पिछला स्लाइड में देखा था। यहाँ पर क्या केवल क्या जोड़ दिए हैं, नोट जोड़ दिए हैं यहाँ। केवल नोट जोड़ दिए, है ना, केवल नोट जोड़ दिए हैं। बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं। तो केवल नोट जोड़ दिए हैं यहाँ पर, नोट। नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई शल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन नॉट लगा दिए तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट, जब आप नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। और अगर इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता, पिछला स्लाइड में मैंने बताया। तो सल आई, अगर इधर नेगेटिव है तो केवल सल आई क्वेश्चन मार्क हो जाता, सल आई क्वेश्चन मार्क हो जाता इस तरह से, है ना। सल आई क्वेश्चन मार्क हो जाता, सल आई फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो जाता सल आई। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में होता है। वी शल नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। शल वी, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल यू, यहाँ वांट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो विल यू, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। विल ही, सी विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल सी। रोहित विल नॉट प्ले क्रिकेट, रोहित क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्या वह खेलेगा, विल ही। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। विल दे मतलब क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। तो हो गया क्या, क्वेश्चन टैग। तो ये तो था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। जब आप नकारात्मक, मतलब आप नहीं खेलना चाहते हैं या किसी चीज को आप नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब आप नहीं जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी काम को आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप नोट लगा करके उसके लिए क्या करते हैं, उसको
नकारात्मक वाक्य बना देते हैं। फिर अगला देखो, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसी से बिना व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन, हु, इसका प्रयोग किए बिना हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही कैसे क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं, कैसे सवाल के लिए हम इसी से बना सकते हैं, बिना व्हाट, वेयर, हुम, हु इसका प्रयोग किए हुए ही हम बना सकते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब बनाना होता है तो जो सब्जेक्ट के पहले, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ देखो आई सल था तो सल आई कर दिए, हेल्पिंग वर्ब को जो सहायक क्रिया है उसको सब्जेक्ट के सामने रख दिए। सल आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हो गया इसलिए क्या है आखिरी में, क्वेश्चन मार्क है। सल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। सल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो देखो सब जगह सब्जेक्ट जो है सेकंड पोजीशन में आ गया है और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पोजीशन में आ गया है। सल वी प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। विल सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगी। विल रोहित प्ले क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेलेगा। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है जब हम इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए बना रहे हैं। क्या रोहित क्रिकेट खेलेगा, हम पूछ रहे हैं ना, हमारा टीम का वो क्या है, खिलाड़ी है, क्या रोहित क्रिकेट खेलेगा क्या, तो आप बोलते हो हाँ वो क्रिकेट खेलेगा, यस ही विल प्ले क्रिकेट। और अगर नहीं खेलता है तो नो, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसी से अगर आप बात करना चाहेंगे तो अगर पूछ रहे हैं सामने वाला व्यक्ति को कि क्या, सामने वाला व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, या तो नाम लेंगे। विल रोहित, मतलब अगला व्यक्ति आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप उससे पूछ रहे हो कि रोहित क्रिकेट खेलेगा क्या। विल रोहित प्ले क्रिकेट टुडे, तो वो बोलता है नो, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, नहीं वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। मतलब देखो वार्तालाप करने का मतलब किस तरह से हम बात कर सकते हैं। उसी तरह से किसी चीज को और भी दूसरी चीज को बोलना पूछना चाहोगे तो विल रोहित कम स्कूल टुडे, क्या रोहित आज स्कूल आएगा। विल रोहित राइट ए लेटर टुडे, क्या रोहित आज पत्र लिखेगा। तो देखो इस तरह से कितना आसानी से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो प्रश्न प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, बहुत आसानी से हम सीख जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से मतलब आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही क्या होता है, किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होता है। तो देखो इंटेरोगेटिव के लिए जो है हम आसानी से क्या कर दिए, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के सामने ले आए और अंत में क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क बैठा दिए। अगर यहाँ पर व्हाट, कुछ व्हाट लगा देते हैं ना, हाउ लगा देते, तो ये इस हेल्पिंग वर्ब के सामने ही हमको लगाना पड़ेगा। हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, मान लो है ना, हाउ विल यू, यहाँ मैं हाउ लगा देता हूँ, तो हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, तुम कैसे क्रिकेट खेलोगे। हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, है ना। व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, तुम कब क्रिकेट खेलोगे। देखो इसी के पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, विल के पहले क्या लगा दे रहे हैं, कुछ डब्ल्यू एच वाला हम लगा दे रहे हैं, व्हेन, है ना। यहाँ पर जो है व्हेन, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, कब क्रिकेट खेलोगे, तो मैं भी खेलने आऊंगा, है ना। इफ आई नो व्हेन आर यू गोइंग टू प्ले और व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल आल्सो प्ले क्रिकेट, तो मैं भी क्रिकेट, आई विल आल्सो कम टू प्ले क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट खेलने आऊंगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब के सामने व्हेन, व्हाट, वेयर, इस तरह से प्रयोग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस जो है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अगला स्लाइड देखते हैं, अगला टेंस। एक मिनट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगला जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस के भी चार भाग हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार भाग हैं, पहला भाग हमने देख लिया। अब ये दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक मिनट,
आई शल बी, तो सबसे पहले तो रूल देखते हैं, रूल्स नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आई वी यू ही सी इट और दे, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ, सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखो एक नया जुड़ रहा है, सल के साथ क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, बी जोड़ रहे हैं। सल और विल तो पहले में ही आया था सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन यहाँ और एक चीज जोड़ दिए, बी जोड़ दिए। और इतना बात आप ध्यान में रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी ये शब्द आता है, कंटिन्यूअस आता है, वहां पर हमेशा क्रिया का चौथा फॉर्म लगता है, भी फॉर, मतलब क्रिया का चौथा रूप। चौथा रूप कहने का अर्थ है आईएनजी लगेगा इसमें, जब भी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस अगर आपके कान में सुनाई देता है तो वहां क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो यहाँ सल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया में क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी। या तो क्रिया का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप होता है आईएनजी, है ना, उसी को बोला गया है। फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। तो यहाँ देखो इस शब्द को, आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट, इस वाक्य में आई शल बी, बी का अर्थ यहाँ पर ये शल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया शल बी। आई सब्जेक्ट है, और ये प्लेइंग, प्लेइंग जो है क्या था, प्ले था। प्ले में क्या जोड़ दिए, आईएनजी जोड़ दिए, ये आईएनजी जोड़ दिए, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिए। फिर क्रिकेट, तो जो क्रिया, जो भी कार्य मतलब जारी रहेगा, है ना, आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। फिर यहाँ वी शल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। जब हम लोग आएंगे तो तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, है ना, या तो तुम पढ़ते रहोगे, हम लोग उस समय आएंगे। इस तरह का वाक्य हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, तो उसी तरह से ये अंग्रेजी में है, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते रहेगा। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते रहेगी। रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता रहेगा। तो यहीं पर रोहित क्रिकेट खेलता रहेगा जब तक हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं, ऐसे हम लोग वाक्य बनाते हैं हिंदी में भी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे यहाँ क्रिकेट खेलते रहेंगे, है ना, तब तक चलो हम लोग होटल में नाश्ता करके आते हैं, ऐसे वाक्य हम बनाते हैं। तो इस तरह का वाक्य जब उस तरह की परिस्थिति होता है, उस समय हम लोग इस तरह का वाक्य बना सकते हैं, और अंग्रेजी में भी बहुत सारा हम पूछ सकते हैं। तो ये तो था क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, और इधर नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दो सहायक क्रिया है, सल और बी, है ना, सल और बी, तो कहाँ पर नोट लगाया जाए वो दिक्कत होता है। अगर आप सही से मतलब आपको टेंस पता नहीं है तो कहाँ पर नोट लगाया जाए, तो देखो यहाँ, जब जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होगा, जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो वहां पर हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो पहले सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। इसको हमेशा याद करना कि अभी आगे हम बढ़ेंगे तो कभी दो तीन मतलब हेल्पिंग वर्ब आएंगे, सहायक क्रिया आएंगे, लेकिन हमेशा शल नॉट, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसको, आई शल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो गलत हो जाएगा, है ना, आई शल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई शल पहला पहला है ना, ये हेल्पिंग वर्ब सल जो है पहला है, फिर दूसरा में बी है, तो पहले सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। आई शल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। He will not be playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। She will not be playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलती रहेगी। रोहित will not be playing cricket, रोहित क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। They will not be playing cricket, वे क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। तो इसमें हम लोग नेगेटिव केवल नोट लगा दिए, केवल पहले सहायक क्रिया के बाद, तो एक क्या बन गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो हम लोग अगला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगला देखेंगे कि किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, अगला स्लाइड में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अगर आप बात करना सीखेंगे तो इसी के माध्यम से आप बात करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, सल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, तो देखो
एक हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ रूल्स देख लेते हैं, सल और विल को जो है सब्जेक्ट के सामने रखते हैं। तो ये तो आप हर सेंटेंस में हम करते जा रहे हैं। सब्जेक्ट जब हमको इंटेरोगेटिव या तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो सब्जेक्ट के पहले सल और विल को हम लोग रख देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, और सल हेल्पिंग वर्ब है, और बी भी हेल्पिंग वर्ब है। तो एक सहायक क्रिया को सामने रखते हैं, उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट आता है। सल बी आई ऐसा नहीं होगा, तो सल आई बी, है ना, सल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, ये खेलता रहा, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, है ना, सल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। सल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ फिर से मतलब ये प्लूरल के लिए है। विल सी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलते रहेगी। विल रोहित बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेलता रहेगा। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप डब्ल्यू एच का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या खेलते रहेंगे, है ना। यस, तो व्हाट शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट ऐसा नहीं होगा, व्हाट शैल आई बी प्लेइंग, तो यहाँ पर क्रिकेट को आपको हटाना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा, व्हाट शैल आई बी, अगर व्हाट लगाएंगे तो। लेकिन अगर यहाँ पर हाउ, हाउ का प्रयोग करेंगे तो विल के आगे हाउ जोड़ सकते हैं, इस तरह का, है ना। हाउ, हाउ विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम कैसे क्रिकेट खेलते रहोगे, तुम कैसे क्रिकेट खेलते रहोगे। इस तरह का हम लोग विल के इस हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह का प्रयोग इसके पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले कर सकते हैं। तो ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने का, आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर आपको जब अंग्रेजी में बात करना होगा तो केवल आपको वर्ब को बदली करना पड़ेगा। सल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, या तो सल आई बी राइटिंग अ लेटर, सल आई बी स्विमिंग इन द पॉन्ड, सल आई बी गोइंग टू अंबिकापुर, सल आई बी ईटिंग मैंगो, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब देखो कितना हमने वाक्य पढ़ लिया, मतलब वर्ब को केवल आपको, इस स्ट्रक्चर तो वही है, केवल क्या बदली हो रहा है, ये जो वर्ब है मेन वर्ब वो बदली हो रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है बात करना भी आप सीख सकते हैं। तो ये तो क्या था, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगला जो टेंस आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम रूल्स देखेंगे कि इस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या क्या रूल है। तो सब्जेक्ट, तो हर भाग में सब्जेक्ट तो होना ही है, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। फिर सल हैव, तो देखो यहाँ पर सल शुरुआत से ही आ रहा है, सल हैव और विल हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जुड़ गया क्या, हैव, इससे पहले क्या जोड़े थे, बी जोड़े थे, सल बी जोड़े थे, अभी सल हैव, यहाँ पर भी विल हैव। भी थ्री मतलब क्रिया का, भी मतलब वर्ब होता है, थ्री का अर्थ होता है तीसरा फॉर्म, क्रिया का तीसरा फॉर्म लगता है। फिर ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट, जो कि वाक्य को पूरा करता है, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, आई शल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। परफेक्ट टेंस जो ये सूचित करता है कि जो भी कार्य उस समय तक क्या हो चुका रहेगा, पूर्ण हो गया रहेगा, क्योंकि हम लोग भविष्य की बातें कर रहे हैं, तो उतना समय तक ये काम पूरा हो गया रहेगा, है ना। वी शल हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। वी शल हैव प्लेड क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। ही विल हैव, यहाँ पर हैज नहीं होगा, है ना, ही है, तो प्रेजेंट टेंस में ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, विल लगा हुआ है, इसलिए ही विल हैज नहीं होगा, ही विल हैव होगा, है ना। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, कि नहीं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ही के साथ हैज, ही, सी और इट और रोहित नाम इत्यादि के साथ तो हैज जोड़ते थे, इसलिए यहाँ भी हैज जोड़ देंगे। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। तो
फ्यूचर टेंस में जो है ही सी इट के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। सी विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी होगी। रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं यहाँ। फिर ये तो क्या था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, है ना, सकारात्मक वाक्य था ये, सकारात्मक वाक्य था। अभी नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, नोट लगाना पड़ेगा। कहाँ पर नोट लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि मैंने बताया कि जहां पर दो या दो से अधिक सहायक क्रियाएं हैं, वहां पर पहले सहायक क्रिया के बाद हम लोग आंख बंद करके वहां क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। जैसे मैं यहाँ क्या लगा दिया, नोट लगा दिया यहाँ पर, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखो, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूंगा। वी शैल नॉट हैव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाए हैं, नॉट लगाए हैं। नहीं तो हम लोग अगर बनाते वी शैल हैव नॉट लगाते हैं ना, नॉट को अगर हम यहाँ पर लगाते, हैव नॉट यहाँ पर लगाते, तो क्या हो जाता है, सेंटेंस ही क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि पहले सहायक क्रिया के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो पहला सहायक क्रिया तो इसमें सल है, पहला है ये, और दूसरा सहायक क्रिया है इसमें, इस सेंटेंस में। तो पहले सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। और तो वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। सी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुकी होगी। रोहित विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, रोहित जो है वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो ये तो था नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपके पास कोई पूछता है ना, तो आप तो सवाल जवाब उसी भाषा में बात करेंगे ना, कैसे अंग्रेजी में बात करेंगे। कोई आपको प्रश्न पूछेगा तो आप या तो हाँ या नहीं में उत्तर देंगे, या तो आप भी सवाल करेंगे। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ये तो हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको अभी अगर हम दूसरा कुछ करना चाहें, वर्ब को बदलना चाहें, तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, आई शैल नॉट हैव ईटन मैंगो, आई शैल नॉट हैव sang नॉट हैव sung अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा चुका होता, है ना। तो केवल ये क्या बन रहा, क्या बदल रहा है, क्रिया ही बदल रहा है, वर्ब को हम बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर तो बस वही है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ समाप्त होता है। हम लोग अगला स्लाइड में बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग इसके नियम देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो उसी तरह से इसमें कोई खास अंतर नहीं है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को क्या रखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो इस सेंटेंस में देखो, सल और विल, सल और विल के बाद क्या रखेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव रहेगा, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट या तो कंप्लीमेंट। तो देखो, एक हेल्पिंग वर्ब को, दोनों को हमको सामने नहीं लाना है। तो आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है। और एक हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि सल हैव था, उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के सामने ले आए, और यहाँ बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद में होगा। सल आई हैव प्लेड क्रिकेट, और इसको भी आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या है यहाँ, क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, है ना, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। जब तक आप लोग आएंगे, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। विल सी हैव, यहाँ हैज नहीं होगा, है ना, हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैव यही सही है। विल सी हैव प्लेड क्रिकेट। विल रोहित हैव प्लेड क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। इस तरह से हम लोग प्रश्न जब अगला व्यक्ति से हम पूछते हैं या किसी से पूछते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को उस परिस्थिति के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर ये दिमाग में नहीं है, तो हम लोग का जो इंग्लिश स्पोकन है, हम उतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग फिर खोजते रहेगा कि हमको यहाँ पर किस सेंटेंस को प्रयोग करना है,
इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करना है। मतलब इस सभी जो स्ट्रक्चर है इसमें आप सभी को क्या होना है, पारंगत होना है, जो कि आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको और भी अधिक को क्या करेगा, मदद करेगा। तो यहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सबका भी प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। When shall we have played cricket? When shall we have played cricket? कब हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे? Where shall we have played cricket? कहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे? How shall we have played cricket? कैसे हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे? तो केवल यहाँ पर मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले ही वो जोड़ना है। What, where, how, when, where इत्यादि को हमको हेल्पिंग वर्ब के पहले ही केवल जोड़ना है। तो ये आसानी से मतलब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। हम आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला जो स्लाइड है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हमको इसमें का भी जो नियम है, रूल्स है, उसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में शल हैव बीन, यहाँ और एक जोड़ गया है, देखो हेल्पिंग वर्ब। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, शल हैव बीन और विल हैव बीन, मतलब ये सभी हेल्पिंग वर्ब हो गया। और क्या याद आ रहा है आपको, पिछला स्लाइड में बताया मैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस है ना। कंटिन्यूअस बोलने से आपके दिमाग में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि कंटिन्यूअस बोल रहा है तो वी फोर लगेगा। वी फोर कहने का अर्थ है आईएनजी फॉर्म, है ना। आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आपको लगेगा इसमें, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूअस आपके दिमाग में आ रहा है, तो आईएनजी तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर दो भाग में देखें, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, दोनों में क्या है, कंटीन्यूअस शब्द आ रहा है, इसलिए आईएनजी हम यहाँ लगा रहे हैं। तो देखो इसमें एक और बढ़ा दिए हम लोग, बीन बढ़ गया है। सल हैव बीन, सल हैव तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बढ़े थे, यहाँ और एक जोड़ दिए सहायक क्रिया बीन। तो आई सल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो इसी में सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। मैं सुबह से अभी तक क्रिकेट खेलता रहा हूँगा, है ना। सुबह से अभी तक मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, इस तरह का प्रयोग करते हैं। आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना। आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अभी तक मैं क्रिकेट मतलब खेलता रहा हूँगा। आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा। वी शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहे होगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहा होगा। सी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती रही होगी। रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता रहा होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते रहे होंगे। ये क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इस तरह का जो प्रयोग किया जाता है, और इसी में फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए मैं अलग से आपको ग्रामर का एक भाग में बताऊंगा कब फॉर का प्रयोग किया जाता है और कब सिंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में अभी तक बार बार बता रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो पहला, ये क्रिया का कितने भाग, कितने हो गए, तीन है। हेल्पिंग वर्ब तीन है यहाँ पर, सल है, फिर हैव है, फिर ये हो गया दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा। तो मैंने अभी तक बताया था कि जहां एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं, वहां पहले सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, केवल नॉट। तो आई शल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँगा, है ना, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँगा। वी शल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप यहाँ पर लगाएंगे नॉट, है ना। आई शल हैव बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप उस तरह का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, केवल पहले सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगेगा। नहीं तो तीनों सहायक क्रिया के बाद आप मुख्य क्रिया के सामने अगर यहाँ पर नोट लगा रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहे होगे। He will not have been playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहा होगा। She will not have been playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलती रही होगी।
रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, रोहित जो है वह क्रिकेट नहीं खेलता रहा होगा। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते रहे होंगे। तो बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर। और इसी तरह से हम और भी यहाँ पर जो वर्ब है इसका बदली करके इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर। और आगे हम देखते हैं, अगर इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम कैसे अब प्रश्न पूछेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए अगले स्लाइड में हम लोग कैसे सवाल पूछेंगे, या तो कैसे हम लोग क्वेश्चन का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। पेंसिल छोटा ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए रूल्स, नियम, शल, विल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या बोला था मैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, उसको सबसे शुरू में रखते हैं। सब्जेक्ट के पहले ही देखो सल और विल, क्या है, सल और विल जो है सबसे शुरू में हम लोग रख दिए, सल और विल। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो एक सहायक क्रिया, क्योंकि यहाँ तीन तीन सहायक क्रिया है, ये भी एक सहायक क्रिया है, पहला हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा सहायक क्रिया। तो तीन सहायक क्रिया है। तो तीन सहायक क्रिया में अब हम कौन सा सहायक क्रिया को सामने रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो जो शुरुआत का जो सहायक क्रिया है, जो प्रारंभ में सहायक क्रिया है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट के कहाँ रख दिए, पहले रख दिए। तो यहाँ आई क्या है, ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले एक सहायक क्रिया सल इधर लिखे, और बाद में बाकी जो सहायक क्रिया बचा उसको इधर लिख दिए, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो सल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा। सल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा। सल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे। क्रिकेट खेलते रहे होंगे है ना, सिंगुलर में, और प्लूरल में क्रिकेट खेलते रहे होंगे। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता रहा होगा। विल सी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती रही होगी। विल रोहित हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेलता रहा होगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते रहे होंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछने का मतलब सवाल बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, हम लोग इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बना लिए। अगर इसके पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ऐसा जोड़ना चाहेंगे तो केवल इस हेल्पिंग वर्ब के पहले ही जोड़ना है ना। यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, है ना, व्हाट शैल आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर एक क्रिकेट फिर हट जाएगा, क्योंकि व्हाट जो है क्या, क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो हम उत्तर बता दे रहे हैं क्रिकेट है ना, तो यहाँ अगर हम लोग मान लो व्हाट लगाते हैं, मैं यहाँ लगा दिया क्या, व्हाट, व्हाट शैल आई हैव बीन प्लेइंग, तो मैं क्या खेलता रहा हूँगा, मैं क्या खेलता रहा हूँगा, तो तुम क्या जवाब दोगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहे होगे। अगर मैं अगला व्यक्ति से सवाल पूछता हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, तो व्हाट शैल यू हैव बीन प्लेइंग, व्हाट शैल यू हैव बीन प्लेइंग मैं पूछता हूँ, तो बोलेगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा, ऐसा वो जवाब देगा। तो इसी तरह से जो वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है, इससे हम लोग क्या होता है, अंग्रेजी हम बोलने के लिए सीखते हैं। तो आप सभी को इतना आसानी से समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन मुंह से क्यों नहीं निकलता है, हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। हमको हमेशा झिझक होता है, डर होता है, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल दूंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं। तो छोटे छोटे वाक्य जब भी आप कहीं भी शुरुआत करते हैं, तो छोटा छोटा वाक्य हमेशा अंग्रेजी में बोलिए। क्योंकि आप जितने भी अगर शहर के आसपास भी अगर गली में निकलेंगे, तो बड़ा बड़ा जो पोस्टर लगा होता है, क्या में लगा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है। आजकल जितना भी मेडिसिन का जो पाउच होता है, या तो जो ढक्कन होता है, डब्बा होता है, उसके ऊपर भी अंग्रेजी में लिखा होता है। मतलब इतना अधिक अंग्रेजी, मतलब सब जगह अंग्रेजी का है प्रयोग। और अभी तो सब ऑनलाइन क्लास, मोबाइल में भी क्या सब लोग सेव, है ना, उसको क्या सुरक्षित करना कोई नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में कोई सुरक्षित करना नहीं बोलते हैं मोबाइल में। लेकिन कॉल आया था, है ना, कॉल आया था, कॉल भी तो अंग्रेजी शब्द है। सेव किया, सेव भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। डिलीट किया, ये डिलीट भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। हिंदी शब्द कोई नहीं बोलते हैं अभी।
मिटा दिया तो कोई नहीं बोलते हैं, मैं डिलीट किया बोलते हैं, सेव किया, इस तरह से बोलते हैं। तो इससे भी अंग्रेजी मतलब बहुत अधिक, मतलब सब चीजों में अंग्रेजी का अभी क्या होता है, प्रयोग हो रहा है। तो क्यों ना हम अंग्रेजी आसानी से हम बोलना भी सीख सकते हैं। व्हाट सल, तो यहाँ पर इस तरह से क्या बोलेंगे, व्हाट, वेयर सल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे। हाउ सल, हाउ विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम कैसे क्रिकेट खेलते रहे होगे, है ना। हाउ विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम कैसे क्रिकेट खेलते रहे होगे। इस तरह से हम लोग इधर डब्ल्यू एच का भी प्रयोग करके, डब्ल्यू एच से जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी बस इसके सामने केवल रख देना है और ये पूरी तरह से क्या बन जाता है, हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन मार्क हमको आखिरी में जरूर लगाना है, नहीं तो फिर ये हमारे लिए ये वाक्य पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगला स्लाइड की ओर, तो कंप्लीट हो गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले बार और हम लोग दूसरा ग्रामर का वीडियो में इसी तरह से आएंगे। तो यहाँ कंपैरिजन किया हूं मैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तुलनात्मक, है ना, तीनों टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब अलग अलग कैसे हम लोग तुलना किए हैं। तो प्रेजेंट टेंस में देखो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ क्रिया का क्या था, प्ले जो है क्रिया का पहला रूप है। प्ले जो है वो क्रिया का पहला रूप है, ये प्ले। आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्रिया का दूसरा रूप प्लेड क्रिकेट। आई शल प्ले, यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस में क्रिया का पहला रूप, इसमें भी पहला रूप, इसमें दूसरा रूप और इसमें पहला रूप है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और यहाँ पर देखो, आई डिड नॉट लगाने से जो है क्रिया का ये जो पहला रूप था, ये प्लेट था, ये क्या में बदल गया, क्रिया का पहला रूप में बदल गया। क्रिया का दूसरा रूप था ना प्लेट, यहाँ पर क्रिया का पहला रूप में बदल गया, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर आई शल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। फिर यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। फिर यहाँ आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा खेलता रहूंगा। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। यहाँ आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, हैव है यहाँ क्रिया का, उसका दूसरा रूप हैड, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, यहाँ खेल चुका हूँ, यहाँ खेल चुका था। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, है ना, क्रिकेट खेलता रहा हूँ। यहाँ मैं क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा था। और यहाँ आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेलता रहा हूँगा। इस तरह से इसका मतलब कंपैरिजन आप देख पा रहे हैं। तो समय अधिक नहीं है मेरे पास, अभी कुछ देर में वीडियो बंद हो जाएगा, तो अगला हम देखते हैं। तो ये जो है इस तरह से जो पार्ट था टेंस के बारे में कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप और मेरे से मतलब अगले इसमें जुड़ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको समाप्त करते हैं, आज के जो फ्यूचर टेंस का क्लास था। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया, आपको समझ में आता है, तो इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए किए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी को धन्यवाद।